मिडिल ईस्ट में बम गोला बारूद की बारिश का दौर जारी है। इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान को दहला रहे हैं। ईरान भी अपनी मिसाइल और ड्रोन ताकत के दम पर जबरदस्त पलटवार कर रहा है। अमेरिका ने जहां इस युद्ध को जल्द खत्म करने के लिए बेहद आक्रामक रणनीति अपनाई है, वहीं ईरान ने कह दिया है कि वो भी 6 महीने तक बड़े आराम से अपने दुश्मनों के दांत खट्टे कर सकता है। युद्ध के 9वें दिन क्या कुछ हुआ, हर अपडेट इस रिपोर्ट में। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध कहीं से भी थमने की गुंजाइश नजर नहीं आ रही है, बल्कि ये और तेज हो गया है। ये महायुद्ध अब 9वें दिन में प्रवेश कर गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति उम्मीद कर रहे थे कि ईरान हफ्ते भर में ही घुटने टेक देगा, लेकिन ईरान ने इस उम्मीद पर पानी फेर दिया, जिससे भड़के अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले तेज कर दिए हैं। अमेरिका और इजरायली फाइटर जेट्स ने बीती रात ईरान की राजधानी तेहरान पर जबरदस्त हवाई हमले किए। हमलों का मुख्य निशाना ईरान की लाइफलाइन माने जाने वाले तेल डिपो और ऊर्जा बुनियादी ढांचे थे। हमलों के बाद राजधानी तेहरान में धमाकों की गूंज सुनी गई। दूर दूर तक आग की लपटें और धुएं का गुबार देखा गया। समाचार एजेंसी इरना के मुताबिक दक्षिण तेहरान और उत्तर पश्चिमी इलाके में स्थित शहरान तेल डिपो पर मिसाइलें गिराई गईं। अमेरिका और इजराइल के हमले से भड़के ईरान ने भी पलटवार किया। इजरायली राजधानी तेल अवीव पर हुए धमाके का ये वीडियो देखिए। खबर है कि ईरान ने अपनी खुर्रम शहर 4 मिसाइल का तेल अवीव पर हमला किया है। ये मिसाइल 1800 किलो का वॉरहेड ले जा सकती है। तेल अवीव पर हुए मिसाइल हमले के बाद तबाही का मंजर पसरा हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे जगह जगह आग और धुएं का गुबार नजर आ रहा है। पश्चिमी तेहरान के सानंद इलाके में IRGC के ठिकानों पर इजराइल और अमेरिकी फाइटर जेट ने ताबड़तोड़ बम बरसाए। इस हमले में IRGC को भारी नुकसान होने की बात कही जा रही है। हमले के दौरान धमाकों की आवाज से पूरा इलाका थर्राता नजर आया। ईरान के खुजेस्तान प्रांत के इलम शहर पर भी अमेरिका और इजराइल ने ताबड़तोड़ बम बरसाए। दोनों देशों के फाइटर जेट्स ने इस शहर में IRGC के कई ठिकानों को बमबारी कर तबाह कर दिया। पश्चिमी तेहरान के कुर्दिस्तान प्रांत में भी अमेरिकी और इजरायली फाइटर जेट्स का कहर टूटा। यहाँ पहाड़ों को काटकर बनाए गए IRGC के भूमिगत सैन्य अड्डों को बंकर बस्टर बम बरसाकर तबाह कर दिया गया। धमाकों की आवाज से पूरा इलाका कांप उठा। कुवैत पर भी ईरान का हमला जारी है। ईरान के आत्मघाती ड्रोन ने कुवैत में सोशल सिक्योरिटी बिल्डिंग को निशाना बनाया, जिसके बाद इमारत का एक बड़ा हिस्सा धू कर जलता दिखाई दिया। ईरान ने कुवैत में बने अमेरिकी एयरबेस पर भी बड़ा हमला किया। ये तस्वीरें अली अल सलेम एयरबेस की हैं। हमले के बाद अमेरिका के इस एयरबेस से आग और धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर से ही दिखाई दे रहा था। इस हमले में कई अमेरिकी सैनिक शहीद हो गए। कुवैत में अमेरिकी एयरबेस पर हुए ईरान के हमले में शहीद हुए अमेरिकी सैनिकों के शव डेलावेयर की राजधानी डोवर पहुंचे तो राष्ट्रपति ट्रंप उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए खुद मौके पर मौजूद थे। कुवैत में हुए ईरानी हमले में अमेरिका के 6 सैनिकों की जान चली गई थी। इजरायली एयरफोर्स लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को लगातार मिट्टी में मिला रही है। लेबनान के टायर शहर में हिजबुल्लाह के कई अड्डे बमबारी में तबाह हो गए। लेबनान की राजधानी बेरूत के दक्षिणी इलाके दहिया में इजरायली वायुसेना ने 8 एयर स्ट्राइक की। इस हमले में भी हिजबुल्लाह को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। दक्षिण लेबनान के नबीशीत इलाके में भी इजरायली हमले के बाद हर तरफ तबाही के निशान पसरे नजर आए। लेबनान पर हुए इजरायली हमले में अब तक 41 लोगों की मौत होने की बात कही जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जहां ईरान के साथ इस युद्ध को समझौते तक पहुंचाने के मूड में नहीं दिख रहे हैं, तो वहीं ईरान की ओर से भी लगातार कहा जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल इस जंग का भयानक परिणाम भुगतेंगे, जिससे कयास लग रहे हैं कि ये महायुद्ध फिलहाल थमने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 24 घंटे पहले अमेरिका ने ईरान को चेतावनी दी और बीती रात इजरायली फोर्सेस ने ईरान के अलग अलग शहरों पर हमला भी कर दिया। IDF के हमलों में ईरान का तेल भंडार पूरी तरह से राख हो रहा है। इस हमले के साथ ही ईरान का आसमान आग की लपटों और काले धुएं के गुबार से सन गया है। लेकिन इस हमले के बाद ईरान रुका नहीं, बल्कि पहले से ज्यादा घातक हो गया है। ईरान ने इजराइल की ऑयल रिफाइनरी को भी खाक कर दिया। अब सवाल यह है, क्या मिडिल ईस्ट की जंग में तेल का खेल शुरू हो गया? ट्रंप ने जो कहा आखिरकार वो कर दिया। कुछ इस अंदाज में ईरान को दहलाकर ईरान के कोने कोने को बारूद से सुलगाकर
भीषण आगजनी और बारूदी गुबार की ये तस्वीरें ईरान के अलग अलग शहरों की हैं, जहां बीती रात इजरायली सेना ने ईरान के ब्लैक गोल्ड यानी ऑयल डिपो को निशाना बनाया। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इजराइल ने ईरान के 3 तेल डिपो को निशाना बनाया। इजरायली हमले में ईरान के 30 फ्यूल टैंक तबाह हुए। अमेरिका ने 24 घंटे पहले ईरान को चेतावनी दी थी, वो ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा अटैक करेगा, ईरान के तेल भंडार और सैन्य ठिकानों को टारगेट करेगा। बस अपने इसी कमिटमेंट को पूरा करने के लिए अमेरिका ने इजरायली सेना के साथ मिलकर ईरान पर अब तक की सबसे भीषण स्ट्राइक कर दी। बस फिर क्या, ट्रंप के बारूदी ताप से ईरान धधक उठा, क्योंकि इजरायली सेना ने ईरान के शहरान तेल डिपो पर अटैक किया, जो ईरान का बड़ा तेल भंडारण केंद्र है। कुहक तेल डिपो पर बमबारी की, जो ईरान की ऊर्जा सप्लाई का सबसे बड़ा ढांचा है। वहीं ईरान के कारस तेल डिपो को दहलाया, जो ऑयल रिफाइनरी से जुड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। इन हमलों के बाद इजराइल ने दावा किया, ईरानी सेना इन तेल भंडारों का इस्तेमाल मिसाइल लॉन्चर्स और टैंकों को चलाने के लिए कर रही थी। लिहाजा ईरान की सैन्य ताकत को कमजोर करने के लिए आईडीएफ ने स्ट्राइक की, और अब भी ईरान के हमले जारी रहे तो फिर इजराइल इससे भी ज्यादा विध्वंसक हमले करेगा। बीती रात ईरान में जो हमले हुए वो कितने भयावह थे, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जैसे ही ईरान की राजधानी तेहरान के ऑयल डिपो में धमाका हुआ, पहले तो पूरे इलाके में तेल की बारिश हुई और फिर तेल का रिसाव शहर की नालियों तक पहुंच गया, जिससे सड़कों के किनारे आग की लपटें दिखाई देने लगी। हालांकि इन हमलों के बाद भी ईरान बैकफुट पर नहीं गया, बल्कि पलटवार करने लगा। बीती रात ही ईरान ने मिडिल ईस्ट के 5 देशों पर मिसाइल और ड्रोन से धावा बोल दिया, जिनमें इजराइल के अलावा कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन और यूएई शामिल है। ईरान ने इजराइल की हाइफा ऑयल रिफाइनरी पर भी मिसाइल दागी। इतना ही नहीं, आईआरजीसी के कमांडर ने ऐलान कर दिया कि भले ही अमेरिका इजराइल कुछ भी कर ले, ईरानी सेना पीछे नहीं हटेगी। हर हाल में अमेरिका इजराइल से इंतकाम लिया जाएगा और ये लड़ाई अब लंबी चलेगी। ना ईरान झुकने को तैयार है और न ही हमला रोकने को। वहीं ट्रंप नेतन्याहू भी जंग पर अड़े हैं, मगर जिस तरह मिडिल ईस्ट की जंग में अब ऑयल डिपो को निशाना बनाया जा रहा है, उससे साफ हो चुका है यूएस, इजराइल और ईरान के बीच एटम बम को लेकर शुरू हुई जंग अब तेल के बारूदी खेल पर आ चुकी है। दरअसल मिडिल ईस्ट के देशों के साथ साथ ईरान के लिए भी तेल सिर्फ एक संसाधन नहीं, बल्कि उसका अस्तित्व है, क्योंकि ईरान दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल भंडार वाला देश है। आंकड़ों के मुताबिक ईरान का कुल तेल भंडार लगभग 208 मिलियन बैरल है, यानी ईरान के पास दुनिया का 10% तेल भंडार है। ईरान रोजाना करीब 30 लाख बैरल से ज्यादा का तेल उत्पादन करता है और ईरान के कुल तेल निर्यात का 90% हिस्सा चीन को जाता है। ऐसे में सवाल सिर्फ ईरान या मिडिल ईस्ट में जल रहे ऑयल डिपो का नहीं, सवाल उस ग्लोबल इकोनॉमिक शॉकवेव का है जो इन धमाकों से पैदा हुई है, और अगर ये जंग लंबी चली तो फिर हालात भयावह होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और जो अभी तक अमेरिका ने नहीं किया था वो काम ट्रंप ईरान युद्ध में करने की तैयारी में है। वो है अब तक का सबसे बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर कब्जा करने वाले हैं। सवाल यह है कि जो ईरान मिसाइल हमलों का इतना मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, उस ईरान में अमेरिका आखिर कैसे ग्राउंड ऑपरेशन करेगा, कैसे ईरान के परमाणु अड्डे पर कब्जा करेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। इस रिपोर्ट में देखिए अमेरिका और इजराइल के वॉर रूम में क्या चल रहा है। ट्रंप और नेतन्याहू का ईरान को लेकर नेक्स्ट प्लान क्या है, ये खबर लीक हो गई। अमेरिका और इजराइल के टारगेट पर ईरान की वो कौन से ठिकाने, ये ईरान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को पता चल गया है। अमेरिका और इजराइल अब ईरान के परमाणु स्टॉक पर कब्जे की तैयारी में। ग्राउंड ऑपरेशन के जरिए ईरान के परमाणु साइट्स पर हमले की तैयारी है। इसके लिए अमेरिका स्पेशल फोर्स को भेजने वाला है। 9 दिनों से अमेरिका और इजराइल ईरान पर बम और मिसाइलों की बारिश कर रहे हैं, लेकिन ईरान है कि झुकने को तैयार ही नहीं। लेकिन ईरान का परमाणु स्टॉक, न्यूक्लियर साइट्स अभी भी सुरक्षित है। दावा है कि युद्ध के बीच ईरान सीक्रेट तरीके से अपने परमाणु कार्यक्रम को चला रहा है और अब इजराइल और अमेरिका ने इसे ही खत्म करने के लिए प्लान बी को एक्टिवेट कर दिया है। और प्लान भी है ईरान में मौजूद परमाणु ठिकानों पर कब्जा करना।
लेकिन इजराइल और अमेरिका का ईरान के न्यूक्लियर साइट तक पहुंचना आसान नहीं है। इसलिए अब अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमले तेज कर दिए ताकि ईरान इस काबिल ही न बचे कि वो यूएस और इजरायली सेना को रोक सके। अमेरिका और इजराइल ने ईरान युद्ध को 2 फेज में बांटा है। पहला ईरानी सेना का पूरी तरह से खात्मा और दूसरा ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन कर परमाणु ठिकानों पर कब्जा। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब पहुंच गया है। दावा है कि ईरान के पास 450 किलो संवर्धित यूरेनियम है। इससे करीब 7 से 10 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। ये बम अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी और इजरायली शहर तेल अवीव को पूरी तरह से खत्म करने के लिए काफी है। अमेरिकी रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि ईरान के पास अभी 60% संवर्धित यूरेनियम है। अगर इसे कब्जे में नहीं लिया गया तो जल्द ही ये 90% तक पहुंच जाएगा, जो एक खतरनाक परमाणु बम बनाने के लिए काफी है। ईरान के 3 मुख्य न्यूक्लियर साइट्स हैं जहां ईरान परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम संवर्धित कर रहा है। नतांज, फोर्डो और इस्फहान, इन 3 जगहों पर ईरान अपना परमाणु बम बना रहा है। नतांज एक यूरेनियम संवर्धन केंद्र है। फोर्डो ये कोम शहर के पास मौजूद है। ये एक भारी संरक्षित भूमिगत संवर्धन केंद्र है। और इस्फहान में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर है, जहां यूरेनियम कन्वर्जन फैसिलिटी और फ्यूल फैब्रिकेशन प्लांट शामिल है। और साल 2025 में भी अमेरिका ने इन्हीं न्यूक्लियर साइट्स पर अपने सबसे घातक B-2 बॉम्बर से अटैक किया था। लेकिन इसके बाद भी ईरान का परमाणु बम बनाने का काम तेजी से चल रहा था। और अगर ईरान परमाणु बम बना लेता तो फिर उसे युद्ध के मैदान में हरा पाना अमेरिका और इजराइल के बस की बात नहीं है। इसलिए अमेरिका और इजराइल अब ईरान के परमाणु ठिकानों पर कब्जे की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिमी। और अमेरिका की स्पेशल फोर्स दुनिया की सबसे उन्नत, सबसे खूंखार कमांडो इकाइयों में से एक मानी जाती है। स्पेशल फोर्स सोकॉम यानी कि स्पेशल ऑपरेशंस कमांड के अंदर काम करती है और इसमें 4 तरह की स्पेशल फोर्सेस शामिल हैं। नंबर 1 है डेल्टा फोर्स, यानी कि अमेरिका की जो सेना है उसकी सबसे खास इकाई, जो बंधक बचाव और डायरेक्ट एक्शन में माहिर मानी जाती है। नंबर 2 पर है नेवी सील्स, नौसेना की एक ऐसी फोर्स जो समंदर, हवा और ग्राउंड तीनों जगहों पर सीक्रेट ऑपरेशन को अंजाम देने में एक्सपर्ट है। और नंबर 3 पर है ग्रीन बैरेट्स, ये फोर्स गुरिल्ला वॉर में माहिर है। और नंबर 4 पर है, यानी चौथे नंबर पर है 75वीं रेंजर रेजिमेंट। ये पैदल सेना की स्पेशल टुकड़ी है जो कहीं भी कभी भी तेजी से मोर्चा संभाल लेती है। और जंग का ये अहम मोड़, जिसमें ये सवाल कि क्या ग्राउंड ऑपरेशन दिखेगा। जंग का 9वां दिन भी इसके थमने के आसार कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं दे रहे हैं, बल्कि जिस तरह से एक के बाद एक नए घातक हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है वो ये बताता है कि बारूदी गंध अभी और बढ़ने वाली है। इन सब के बीच ईरान ने अपना ब्रह्मास्त्र अमेरिका और इजराइल के खिलाफ निकाल लिया है, जो काल बनकर रणभूमि पर तैनात हो चुका है। आज खामनेई जिंदा होते तो ईरान के ब्रह्मास्त्र को युद्ध में उतरता देखते। आज खलीफा जिंदा होते तो आसमान को चीरती फतेह 2 का डेब्यू देखते। खामनेई ने ईरान की सबसे आधुनिक, ईरान का ब्रह्मास्त्र कही जाने वाली फतेह 2 को बनते देखा था। मिसाइल बेस में सामने रखी फतेह 2 को जब खामनेई ने देखा था तो उनका चेहरा चमक रहा था। उसी दिन उन्हें अंदाजा हो गया था कि दुश्मन पर फतेह 2 का प्रहार होगा तो उसका हश्र कैसा होगा। आज वो दिन आ गया। ईरान ने अपनी सबसे खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह 2 को महायुद्ध में झोंक दिया है। खामनेई बेशक इस लम्हे को जी नहीं पाए, लेकिन फतेह 2 से मचने वाली तबाही उनके विश्वास को यकीन में बदल रही है। महायुद्ध में ईरान की फतेह 2 मिसाइल ने अपना डेब्यू कर दिया है। फतेह 2 को नवंबर 2023 में एलीट इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने पेश किया था। तब से अभी तक ये मिसाइल बेस में ही रखी हुई थी, लेकिन अब इसका पहला ऑपरेशनल इस्तेमाल शुरू हो गया है। बीते कुछ सालों में ईरान ने हर तरह की मिसाइल तकनीक पर जबरदस्त तरीके से काम किया है। फतेह 2 उसी काम का नतीजा है।
ये मिसाइल अब अमेरिकी सैन्य अड्डों को नुकसान पहुंचा रही है और इसे रोक पाने में मिडिल ईस्ट के देशों में लगे अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम से लेकर इजराइल का आयरन डोम तक चकमा खा रहे हैं। क्योंकि फतेह 2 कोई मामूली मिसाइल नहीं है, बल्कि ये एक बैलिस्टिक और साथ में हाइपरसोनिक मिसाइल है। फतेह 2 के इस्तेमाल ने मिडिल ईस्ट के रण में बारूद की गंध को और बढ़ा दिया है, महायुद्ध के पूरे गेम को ही बदल कर रख दिया है। ये भी साफ है कि तनाव आगे और बढ़ने वाला है। शांति के आसार दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ईरान ने साफ कह दिया है कि सुरंगों के अंदर मिसाइलों का प्रोडक्शन थमेगा नहीं, बल्कि वो इसे और बढ़ाएगा। यानी मिसाइल बनाने का काम अब दोगुनी तेजी के साथ होगा। ईरान की शक्ति ही उसका मिसाइल सिस्टम है। मिडिल ईस्ट में ईरान मिसाइलों की महाशक्ति के रूप में पहचाना जाता है। इन्हीं मिसाइलों के दम पर वो अमेरिका और इजराइल के हर हमले का माकूल जवाब दे रहा है। इन्हीं के भरोसे उसने युद्ध की चिंगारी पूरे मिडिल ईस्ट तक फैला दी है। इन्हीं मिसाइलों से हमले के चलते ट्रंप को वॉर रूम छोड़कर ओवल ऑफिस में प्रार्थना करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। यही मिसाइलें ईरान को जंग में अपना सुप्रीम लीडर खोने के बाद भी सीना चौड़ा कर खड़े होने की ताकत दे रही हैं। और अब तो उसने हाइपरसोनिक प्रहार शुरू कर दिया है। यानी मिडिल ईस्ट का महायुद्ध अब अपने सबसे खतरनाक फेज की ओर बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। और अब आपको बताता हूं कि महायुद्ध की बारूदी जंग के बीच इजराइल पर 400 सेकंड वाला काल कैसे मंडरा रहा है। दरअसल ईरान अपनी फतेह 2 मिसाइल से महज 400 सेकंड में इजराइल को तबाह कर सकता है, क्योंकि ईरान की इजराइल से जो दूरी है वो 2349 किलोमीटर है और ये हाइपरसोनिक मिसाइल 20,000 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से दुश्मन की तरफ बढ़ती है। फतेह 2 की खास बात यह है कि अनचाही दिशाओं से टारगेट तक पहुंच सकती है। यानी मिसाइल पत्थर की तरह सीधे निशाने पर नहीं गिरती, बल्कि हवा में गोते लगाती है। इसका मतलब यह है कि फतेह 2 रास्ते में ही अपनी दिशा बदल लेती है, जिससे रेडार उसे ट्रैक नहीं कर पाते और ये दुश्मन को चकमा देकर तबाही मचा देती है। दरअसल अमेरिका और इजराइल के साथ जंग शुरू होने के बाद से ही ईरान सिर्फ इजराइल पर ही पलटवार नहीं कर रहा, बल्कि मिडिल ईस्ट के तमाम मुस्लिम देशों को भी अपने बारूदी ताप से दहला रहा है। सऊदी अरब, यूएई, ओमान, कतर, बहरीन, हर मुल्क में ईरान ने ड्रोन और मिसाइलों से लगातार हमले किए हैं। अमेरिकी मिलिट्री बेस के साथ ऑयल डिपो को निशाना बनाया, लेकिन अब ईरान के हमले से मिडिल ईस्ट के देश जो हैं वो भड़क चुके हैं। ईरान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और इसमें सबसे बड़ा नाम है सऊदी अरब का, जिसने ईरान को खुली चेतावनी दी है। आखिर क्या है ये आखिरी वार्निंग, इस रिपोर्ट में देखिए। मिडिल ईस्ट में जंग ईरान वर्सेस इजराइल अमेरिका के बीच छिड़ी है, लेकिन इस युद्ध की आंच में अरब के तमाम मुस्लिम देश भी दहल रहे हैं, क्योंकि ईरानी सेना इजराइल को तो गोला बारूद और मिसाइलों से दहला ही रही है, बल्कि इसके साथ साथ खाड़ी के 13 से ज्यादा देशों पर भी ताबड़तोड़ हमले कर रही है। बस ईरान के इन्हीं विध्वंसक हमलों के चलते मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों का माथा ठनका हुआ है और ये आशंका जताई जा रही है कि किसी भी वक्त मिडिल ईस्ट में ईरान वर्सेस अरब देशों में घमासान छिड़ सकता है, क्योंकि ईरान के सिलसिलेवार अटैक के बाद सऊदी अरब ने तेहरान को फाइनल वार्निंग दे दी है, और वो ये कि अगर ईरान ने सऊदी अरब पर हमले नहीं रोके तो फिर इसका खामियाजा ईरान को भुगतना पड़ेगा। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान ने ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची से बात की और इस बातचीत को लेकर रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि सऊदी अरब ने ईरान को हमला रोकने के लिए कहा है। बातचीत के जरिए तनाव को कम करने की अपील की गई है। अगर सऊदी अरब की अपील को ईरान ठुकराता है तो फिर सऊदी अरब अमेरिका को खुली छूट देगा, यूएस को अपने एयर स्पेस के इस्तेमाल की इजाजत देगा। दरअसल ईरानी सेना सऊदी अरब और उसके ऊर्जा ठिकानों पर लगातार हमले कर रही है, लिहाजा खुद को बचाने के लिए सऊदी अरब को ये कदम उठाना पड़ा है। और अगर सऊदी अरब अब खुले तौर पर अमेरिकी सेना को अपने एयर स्पेस के इस्तेमाल की इजाज़त देता है तो फिर ये ईरान के लिए महा खतरे का संकेत है, क्योंकि फिर अमेरिकी सेना सऊदी अरब से ईरान को धुआं कर सकती है। बता दें कि हाल ही में अपने भाषण में ईरानी राष्ट्रपति ने कहा था कि अब ईरानी सेना पड़ोसी देशों पर हमले नहीं करेगी, कोई मिसाइल नहीं दागी जाएगी जब तक उन देशों से ईरान पर हमले नहीं होते।
पेजेश्कियान ने मुस्लिम देशों से माफी तक मांगी थी, लेकिन ईरानी राष्ट्रपति के इस बयान पर ईरान के लोग भड़क गए। बस फिर क्या, ईरानी प्रेसिडेंट को पीछे हटना पड़ा। लेकिन अब सऊदी अरब भड़का हुआ है और खुले तौर पर ईरान को धमका रहा है। ऐसे में ये देखना होगा कि क्या ईरान मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों पर किए जा रहे हमलों को रोकता है, क्या अपने मुस्लिम बिरादर की बात मानता है, या फिर सऊदी अरब को ईरान पर हमले के लिए मजबूर करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। युद्ध में ईरान अमेरिका और इजराइल के सामने टिका हुआ है। सिर्फ टिका ही नहीं हुआ है, बल्कि जवाब भी दे रहा है। ईरान की जवाबी कार्रवाई अमेरिका को भारी पड़ने लगी है। ईरान को घुटने पर लाने के लिए ट्रंप ने एक साथ सबसे शक्तिशाली, सबसे एडवांस 3 हथियारों को निकाला है। ये हथियार कौन से हैं और क्यों इसे परमाणु दैत्य कहा जा रहा है, ये रिपोर्ट देखिए। B2 स्प्रिट, B1 लांसर, B52 स्ट्रेटोफोर्स, क्या ईरान युद्ध में अमेरिका कुछ बड़ा करने वाला है? क्या ईरान युद्ध अब पूरी तरह से बदलने वाला है? यह सवाल इसलिए क्योंकि अब अमेरिका ने अपने 3 ताकतवर परमाणु दैत्यों को जंगी मोर्चे पर उतार दिया है। B2 स्प्रिट, B1 लांसर और B52 स्ट्रेटोफोर्स। अमेरिका के ये तीनों बॉम्बर्स परमाणु हमले में सक्षम हैं। इन तीनों का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है। इनकी मदद से अमेरिका अपने किसी भी दुश्मन को पल भर में तबाह कर सकता है। तीनों लंबी दूरी के स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं और एक ही समय इन तीनों को सक्रिय करना बता रहा है अमेरिका ईरान में कुछ बड़ा करने वाला है। लेकिन इसके बावजूद ईरान डरने की जगह अमेरिका और इजराइल को अंजाम भुगतने की चेतावनी दे रहा है। ईरान के तेवरों को देखते हुए अब अमेरिका ने ब्रिटेन में अपने सबसे खतरनाक बॉम्बर्स को तैनात कर दिया है। B2 बॉम्बर से तो अमेरिका ईरान में हमले भी कर रहा है और ये दावा IRGC ने किया है। दावे के मुताबिक अमेरिका अपने B2 बॉम्बर से 2 बार हमला कर चुका है। B2 बॉम्बर से अमेरिका ने ईरान के इस्फहान मिसाइल बेस पर हमला किया है। B2 बॉम्बर से अमेरिका ने उस जगह हमला किया जहां ईरान ने अंडरग्राउंड मिसाइल शहर बना रखा है। लेकिन IRGC ने दावा किया है कि उसके अंडरग्राउंड मिसाइल शहर की मजबूती के सामने B2 बॉम्बर्स का हमला भी फेल हो गया। साल 2025 में भी अमेरिका ने इसी B2 बॉम्बर से ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला किया था। यह हमला इतना भीषण था कि बंकर बस्टर बम ने पहाड़ को चीरते हुए अंडरग्राउंड टनल को मिट्टी में मिला दिया था। B2 बॉम्बर्स दुनिया की सबसे एडवांस और स्टील्थ बॉम्बर्स में से एक है। ये बिना रुके 11,000 किलोमीटर से भी अधिक उड़ान भर सकता है और हवा में ईंधन भरने की सुविधा के कारण ये दुनिया के भी किसी कोने में हमला कर सकता है। ये अपने साथ 18,000 किलोग्राम से अधिक बंकर बस्टर बम या परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। इसकी रडार से बच निकलने की क्षमता इसे दुश्मन के सबसे सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाने में सक्षम बनाती है। अमेरिका इसे अंडरग्राउंड न्यूक्लियर या मिलिट्री फैसिलिटीज को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल करता है। B2 के साथ अमेरिका ने B1 लांसर को भी तैनात किया है। इसे द बोन भी कहते हैं। यह अमेरिका की वायुसेना का एक प्रमुख सुपरसोनिक और लंबी दूरी का भारी बम वर्षक विमान है। यह 1448 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। यह अपने साथ 34,000 किलोग्राम तक के गाइडेड और अनगाइडेड हथियार ले जा सकता है।
दिल्ली के उत्तम नगर में एक हिंदू परिवार की होली के रंग कट्टरपंथियों ने बदरंग कर दिए। नफरतियों ने गुब्बारे के गिरने पर हंगामा खड़ा कर दिया, एक हिंदू का मर्डर तक कर डाला। खूब प्रदर्शन हुए, आगजनी हुई, बवाल काटा और फिर 96 घंटे बाद वहां पहुंच गया बुलडोजर, जिसने हिंदुओं को इंसाफ दिलाने के लिए कट्टरपंथियों के बिलों पर पीला पंजा चला दिया। अब नफरती सलाखों के पीछे हैं और उनके अवैध मकान मिट्टी हो चुके हैं। मेरे बच्चे को सिल्ली से मारा, रोड से मारा, हॉकी से मारा, मेरे बच्चे को ये पत्थर पड़े, मेरे बच्चे को बुरा मारा है। उनको सर फांसी की सजा होनी चाहिए, मेरा तो यही कहना है, ताकि दोबारा किसी बुलडोजर कार्रवाई। हाँ जी, बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए। ये चिढ़ते हैं हिंदुओं से केवल। ऊपर से गिरते धड़ाधड़ ईंट, पत्थर और मिट्टी, नीचे चलते बुलडोजर का पंजा। ये न्याय की वो दो तस्वीरें हैं जो कट्टरपंथियों के मुंह पर करारा तमाचा है। ये केवल तस्वीरें नहीं हैं, कट्टरपंथियों को लाउड मैसेज है कि हिंदू त्योहारों पर नजर डालने की कोशिश भी की तो हश्र किस तरह का होगा। 1, 2, 3 बुलडोजर और हथौड़े ने मिलकर 3 मंजिला इमारत को जमींदोज कर दिया। जिस मकान पर बुलडोजर गरज रहा है, ये तरुण के गुनहगारों में से एक आरोपी का घर है। इस मकान को बनाने के लिए नफरतियों ने अवैध निर्माण वाली ईंट लगा रखी थी और आज इस अतिक्रमण की एक एक ईंट को रेखा सरकार का बुलडोजर उखाड़ फेंक रहा है। जिस तरीके से यूपी में अपराधियों के खिलाफ योगी फोर्स जो है वो एक्शन लेती है, ठीक वैसा ही एक्शन अब राजधानी दिल्ली की पुलिस भी ले रही है और लगातार जो बुलडोज़र कार्रवाई है वो की जा रही है। नीचे का हिस्सा बुलडोज़र से जो है वो ज़मींदोज़ कर दिया गया है, लेकिन ऊपर का जो फ्लोर है उनको मजदूरों की मदद से छेनी हथौड़े से तोड़ा जा रहा है और कोई भी विरोध करने के लिए आसपास ना आ पाए, इसके लिए बाहरी सुरक्षा बल जो है वो पूरे इलाके में तैनात कर दिया गया है। ये केवल कार्रवाई नहीं, बुलडोजर और हथौड़े के हर वार से निकल रहे संदेश हैं। संदेश कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों को, संदेश एक हिंदू की हत्या करने वालों को, संदेश उन कट्टरपंथियों को जिन्होंने नफरत की दीवार खड़ी की, संदेश उन नफरतियों को जिन्होंने होली के त्योहार को खून के रंग से लाल कर एक घर का चिराग बुझा दिया। और भाई को एक तो अकेला देख के मारा है और वो भी धोखे से मारा है पीछे से। जैसे उसने अपनी गाड़ी का स्टैंड लगाया बुलेट का, पीछे से सिल्लियाँ आई, चारों तरफ से भाई को घेर लिया था इन्होंने। जिस बेरहमी से कट्टरपंथियों ने होली के रोज तरुण का कत्ल किया, उसी की सजा ये बुलडोजर देने पहुंचा है। इस मकान को देखिए, कैसे पीले पंजे ने मिट्टी मिट्टी कर दिया है। इसी मकान में से निकलकर एक कट्टरपंथी बाहर आया था, तरुण तक पहुंचा था और तरुण पर हमला किया था। आज उसी मकान की नींव को बुलडोजर ने हिलाकर रख दिया, तीनों मंजिलों को जमींदोज कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान मौके पर रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती थी, भारी पुलिस बल की मौजूदगी थी, ताकि कोई भी कट्टरपंथी किसी भी तरह का बवाल न खड़ा कर सके। हालांकि तरुण की मौत के बाद पूरे परिवार के होली के रंग जहां फीके पड़ गए, वहीं हिंदू संगठनों में इस हत्या के बाद से जबरदस्त आक्रोश है। पुलिस ने मामले में 7 आरोपियों को अब तक अपने शिकंजे में लिया है, 6 सलाखों के पीछे हैं और एक को नाबालिग होने की वजह से बाल सुधार गृह भेजा गया है। हत्या के 4 दिनों के भीतर ही बुलडोजर एक्शन को अंजाम देकर तरुण को आधा इंसाफ दिया जा चुका है। तरुण के घर वाले अब योगी मॉडल को अपनाते हुए दिल्ली में आरोपियों के एनकाउंटर की भी मांग कर रहे हैं। कानून अपनी कार्रवाई कर रही है, वो घर तोड़े चाहे कुछ भी तोड़े, हमें केवल संतुष्टि मिलेगी इनकाउंटर से। हमारा भाई गया है तो इनका भी कानून करे, इनकाउंटर करे, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने मारा है उस तरीके से इनके भी साथ वही होना चाहिए जो भाई के साथ। उत्तम नगर में बुलडोजर की धमक ने कट्टरपंथियों में दहशत पैदा कर दी है। यहाँ नफरती लाइन से गैंग बनाकर रह रहे थे, हिंदुओं के खिलाफ साजिशें रच रहे थे, लेकिन अब बुलडोजर ने इनका हिसाब कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
जो सनातन की बात करेगा, जो कांवड़ उठाएगा, उसे कट्टरपंथी जान से मार देंगे, घर पर हमला कर देंगे। सलीम वास्तविक के बाद अब कट्टरपंथी तमन्ना मलिक के जान के पीछे पड़ गए हैं। सलीम वास्तविक जैसा हाल करने की धमकियां दे रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। कट्टरपंथियों ने सनातन की बात करने वाले पहले सलीम वास्तविक पर जानलेवा हमला, अब कांवड़ उठाने वाले तमन्ना को जान से मारने की धमकी। हिंदुस्तान में जो भी हिंदू धर्म की बात करेगा, हिंदू धर्म की अच्छाइयों को पसंद करेगा, जिहादी उसे जान से मार देंगे। बुर्का पहनकर कांवड़ उठाने वाली तमन्ना के जान के पीछे अब कट्टरपंथी पड़ गए। भगवान भोले को जल चढ़ाने वाली तमन्ना को अब कट्टरपंथी जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। तमन्ना का हाल भी एक मुस्लिम सलीम वास्तविक की तरह करने के नाम पर डरा रहे हैं। सलीम वास्तविक भाई साहब के साथ ये हादसा हुआ है, उसके बाद से लोग भेज रहे हैं फेसबुक पे, इंस्टा पे, क्या जैसे इनका हाल किया है ऐसे आपका करेंगे। लेकिन कट्टरपंथी मौलानाओं की जमात यह भूल गई कि ये यूपी है और यहाँ पर योगी का रूल ऑफ लॉ चलता है। जो भी यूपी में रेड लाइन को क्रॉस करने की कोशिश करता है, योगी फोर्स उसका काम तमाम कर देती है। सलीम वास्तविक पर जानलेवा हमला करने वाले 2 आरोपियों को योगी फोर्स यमराज के पास भेज चुकी है और अब बारी तमन्ना को धमकी देने वालों की है। हाँ, कर दिया, वो कवर में लेट चुके हैं, इन्हें ये भी देखना चाहिए। वास्तविक के बाद में भी डाले हैं कुछ लोगों ने कमेंट वगैरह। क्या कह रहे हैं आप लोगों को? वही है, उनके फोटो डाल रहे हैं, बोले ऐसा ही हाल, मतलब तुम्हारा भी कर देंगे। तमन्ना यूपी के संभल की रहने वाली है और हिंदू अमन त्यागी से शादी की है। तमन्ना अब हिंदू धर्म को मानती है और कट्टरपंथी मौलानाओं को यही बात पसंद नहीं आ रही। लेकिन तमन्ना यूपी में रहती है जहां गुनहगारों का हिसाब योगी फोर्स तुरंत कर देती है। धमकीबाजों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। अब कभी भी तमन्ना के गुनहगारों के परेड की खबर आ सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ एक तरफ राज्य में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के मिशन में जुटे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ नफरती हैं जो यूपी की फिजा को खराब करने के लिए अब छोटे बच्चों को टारगेट कर रहे हैं। स्कूलों में नमाज पढ़ाई जा रही है, ऐसे में योगी अब इन मियां भाई के इलाज की दवा कर रहे हैं। जो तुझको जो तेरे नबी को पसंद है, मुझे ऐसा बंदा बना मेरे मौला। हमने कहा कि ये कल से टीका लगा के नहीं आना और ये कलावा बांध के नहीं आना। बिल्कुल, कल मेरे पास जाके सब स्टूडेंट बराबर है, सब यूनिफॉर्म मान है। इस बार नमाज हुई थी क्या? हाँ हुई थी। क्या स्कूलों को चोरी छिपे मदरसों में तब्दील करने की साजिश है? नमाज पढ़वाने के लिए मीना मैम ने और अली सर ने कहा था ये कमरा साफ कर लो, इसमें पढ़ लेना नमाज। रमजान के महीने में क्या कट्टरपंथ के पाठ पढ़ाए जा रहे हैं? नमाज हुई थी क्या? हाँ हुई थी। कौन सा दिन था वो? अच्छा, बृहस्पतिवार को। कट्टरपंथियों का नया टारगेट क्या स्कूल बन गए हैं? जो छात्र प्रार्थना के लिए हाथ जोड़ते थे, उनके हाथ अब दुआ के लिए उठ रहे हैं। जिस जुबा से हे ईश्वर की पुकार निकलती थी, वो जुबा अब मौला अल्लाह पुकार रही है। तू मालिक में बंदा तेरे मेरे मौला। स्कूल में टीचर शिक्षा का नहीं, मजहब का पाठ पढ़ाने लगे हैं। इस बार नमाज हुई थी क्या? तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बदायूं की हैं, जहां के एक सरकारी स्कूल में छात्रों को रमजान के महीने में सामूहिक नमाज कराने का आरोप लगा है। इल्जाम स्कूल के 2 टीचर्स पर लग रहा है। इनका भांडाफोड़ हुआ तो इन्होंने बच्चों के स्कूल से नाम काटने की धमकी भी दी। और कैमरे के सामने ही देखिए टीचर ने कैसे बच्चों में खुलेआम डर बैठाया। रमजान है, इस बार किसी ने पिछली बार हुई थी। देखा कैसे टीचर तेज आवाज में छात्राओं को डराने का प्रयास करता है, जिसके कारण छात्राओं ने अपने बयान ही बदल दिए। लेकिन एक बच्ची ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। पिछली बार हुई थी ना? हुई थी। बच्ची का जवाब सुनकर सब हक्के बक्के रह गए।
छात्राओं के मुताबिक इस बार भी नमाज होनी थी, लेकिन एक टीचर के दखल के कारण रोक दी गई, जिसके बाद उसे नौकरी से निकालने की धमकी भी दी गई। और किसी टीचर ने विरोध नहीं किया इसका? किसने किया? फिर उन्होंने किसी टीचर से नहीं कहा कि नमाज नहीं होगी? कहा था। फिर टीचरों ने क्या कहा था? स्कूल में सामाजिक नमाज पढ़ने की जानकारी मिलते ही हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने धावा बोल दिया, जिसके बाद स्कूल स्टाफ से उनकी नोकझोंक भी हुई। लेकिन सवाल यहाँ यही खड़ा हो रहा है कि एक के बाद एक स्कूलों में नमाज, कुरान की आयतें पढ़ाने के मामलों के पीछे क्या कोई नेक्सस काम कर रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट।